हमारा टॉपिक है प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशो दो टाइप्स के होते हैं, बेस्ड ऑन सेल्स एंड बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। फर्स्ट है बेस्ड ऑन सेल्स। इसमें फर्स्ट रेशो है ग्रोस प्रॉफिट रेशो। जो भी प्रॉफिटेबिलिटी रेशो बेस्ड ऑन सेल्स होते हैं उनकी एक सबसे बड़ी मेन खास बात होती है कि इनके डिवाइड में हमेशा सेल्स आती है। आप हमेशा जिस भी फॉर्मूले में नोट करेंगे डिवाइड में नेट सेल आएगी, क्योंकि ये किसके बेसिस पे निकाले गए हैं, सेल के बेसिस पे निकाले गए हैं। तो पहला रेशो है इसमें ग्रोस प्रॉफिट रेशो। नाम से क्लियर होता है ग्रोस प्रॉफिट का रेशो, और बेस्ड ऑन सेल्स है तो ग्रोस प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल मल्टीप्लाई बाय 100। प्रॉफिटेबिलिटी रेशो जो होते हैं वो परसेंटेज में डिनोट होते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि रेशो को एक्सप्रेस करने के कई मेथड्स हैं। पहला है सिंपल। सिंपल में जैसे एग्जांपल ले लिया 2:1। सेकेंड है 2 टाइम्स में शो करना। थर्ड है परसेंटेज में। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशो जो एक्सप्रेस होते हैं वो परसेंटेज की फॉर्म में होते हैं। तो ग्रोस प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग, तो जीपी इक्वल्स टू नेट सेल माइनस में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अभी नेट सेल कैसे निकालते हैं, ऑब्वियसली बात है सेल में से सेल की रिटर्न माइनस करके जो आंसर आएगा वो हो जाएगा नेट सेल। नेक्स्ट रेशो है नेट प्रॉफिट रेशो। फिर से नाम से क्लियर होता है नेट प्रॉफिट का रेशो है तो नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल मल्टीप्लाई बाय 100। आप सबको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की हेल्प से नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना आता है, तो वो नेट प्रॉफिट लेंगे हम लोग यहाँ पर। नेक्स्ट रेशो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल मल्टीप्लाई बाय 100। अब ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है मैं आपको कंप्लीट टर्म को समझा दूंगी। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग रेशो। ये ऑपरेटिंग रेशो होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट का रेशो। तो इसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेते हैं, प्लस में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेते हैं और डिवाइड किससे करते हैं, नेट सेल से, और मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम ऑलरेडी एक्टिविटी रेशोज में कर चुके हैं, तो वही फॉर्मूला रहेगा उसका। इसका एक और फॉर्मूला भी है 100% माइनस में ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। ऑपरेटिंग रेशो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो इन दोनों का टोटल हमेशा 100 के इक्वल होता है। क्यों, क्योंकि ऑपरेटिंग कॉस्ट है प्लस में प्रॉफिट है और डिवाइड सेल से कर रहे हैं, इसलिए सेल को 100 लेट कर लिया। तो अगर आपके पास एक भी इन्फॉर्मेशन गिवन है तो आप दूसरे को कैलकुलेट कर सकते हैं। यही फॉर्मूला अगर मैं यहाँ ऑपरेटिंग रेशो माइनस कर दूँ तो किसका हो जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो का। तो आप जो भी फॉर्मूला आपके पास गिवन है आप उसकी हेल्प से दूसरा फॉर्मूला डेराइव कर सकते हैं। नेक्स्ट है एक्सपेंस रेशो। एक्सपेंस रेशो में कोई भी एक्सपेंस रेशो आप निकाल सकते हैं, चाहे वो रॉ मटेरियल हो, चाहे वो डायरेक्ट वेजेस हो, चाहे वो ऑफिस एक्सपेंसेस हो, चाहे वो सेलिंग एक्सपेंसेस हो। आप कोई भी एक्सपेंस रेशो निकाल सकते हो। कैसे, जो भी जिसका भी रेशो निकालना है उसको रखेंगे ऊपर, डिवाइड बाय करेंगे नेट सेल मल्टीप्लाई बाय 100। ऐसे ही और भी बहुत सारे हमारे पास एक्सपेंसेस होते हैं। आप किसी भी एक्सपेंस का सेल से रेशो कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है या ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग या नेट प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है, उसके लिए मैं एक कंप्लीट टर्म आपको समझाने जा रही हूँ। आप उसको अगर अब आपको क्लियर हो जाएगी तो आपको आगे आने वाले फॉर्मूलेज में भी जो टर्म्स यूज होंगी वो भी क्लियर हो जाएंगी। फर्स्ट है सबसे पहले हमारे पास होती है नेट सेल। नेट सेल मीन्स जैसे मैंने ऑलरेडी बताया है आपको, सेल माइनस में सेल रिटर्न, उसमें से माइनस करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस में क्लोजिंग स्टॉक। आप स्टॉक की जगह इन्वेंट्री वर्ड यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आज के टाइम पे स्टॉक की जगह इन्वेंट्री वर्ड यूज़ होता है बैलेंस शीट्स में। तो आपने सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करी तो हमारा आंसर आ गया ग्रोस प्रॉफिट। जैसे ही ग्रोस प्रॉफिट में से हमने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए इंकर्ड किए जाते हैं, लाइक ऑफिस एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस। ऑफिस एक्सपेंसेस की बहुत सारी लंबी लिस्ट है, रेंट हो गया, प्रिंटिंग स्टेशनरी हो गया, ऑफिस के और भी बहुत सारे खर्चे हैं, वो सभी खर्चे इसमें आ जाएंगे। उनको माइनस किया और ऑपरेटिंग इनकम को ऐड किया तो हमारा आंसर आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अभी ऑपरेटिंग इनकम क्या है, ये बिजनेस को ऑपरेट करने से इनकम आई। लाइक आपका बिजनेस है जिसमें आपको कमीशन मिलता है, तो कमीशन एक ऑपरेटिंग इनकम हो गई। अगर आपका गुड्स को सेलिंग एंड बाइंग का बिजनेस है, यानी कि ट्रेडिंग का बिजनेस है, तो आप गुड्स खरीदते हो तो खरीदने पर डिस्काउंट मिलेगी तो वो ऑपरेटिंग इनकम हो जाएगी। तो इस टाइप से ये इनकम ऐड करी और खर्चे लेस करे तो हमारा आंसर आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट। फिर इसमें से माइनस करते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस यानी कि जो बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए डायरेक्टली रिक्वायर्ड नहीं है बट फिर भी ये खर्चे होते हैं। लाइक आपने एसेट सोल्ड करी, उस पर लॉस हो गया, लॉस बाय फायर हो गया, इस टाइप के खर्चे हमारे क्या हो जाएंगे, इंटरेस्ट पेड हो गया लोन्स पर। तो ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, इनको हम क्या कर देंगे यहाँ से माइनस।
और ऐड करेंगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम। नॉन ऑपरेटिंग इनकम मतलब लाइक डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इस टाइप से इनकम हमारी क्या होती हैं, नॉन ऑपरेटिंग होती है। क्योंकि बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए डायरेक्टली ये इनकम्स ऑपरेट करने के टाइम पर डायरेक्टली ये इनकम नहीं आती हमें। तो इनका जो आंसर आता है ऐड लेस करके, उसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब जब आप नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करेंगे ना, सिर्फ इंटरेस्ट को छोड़कर बाकी सब खर्चे माइनस कर देंगे, क्योंकि थोड़ा सा उसकी अलग से ट्रीटमेंट है। तो इंटरेस्ट को छोड़कर माइनस करेंगे तो हमारा आंसर जो आएगा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ जाएगा। इसमें से माइनस करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन, लॉन्ग टर्म लोन्स, डिबेंचर्स, इनके इंटरेस्ट को माइनस करने के बाद आंसर आता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। टैक्स माइनस किया तो आंसर आ गया नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। आगे आने वाली बहुत सारी टर्म्स में आपको ये टर्म नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यूज़ होगी। फिर नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से माइनस करते हैं प्रेफरेंस डिविडेंड, तो हमारे पास आ गया अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, यानी कि ये जो पैसा बचा है, प्रॉफिट बचा है, वो किसके लिए बचा है, इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए बचा हुआ है। तो जब आप ग्रॉस प्रॉफिट वाला रेशियो निकालेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट यूज़ कर लेंगे, नेट प्रॉफिट वाला रेशियो निकालेंगे तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वाला यूज़ कर लेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट वाला फॉर्मूला होगा तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो जाएगा। फिर अगर दूसरा फॉर्मूला है ऑपरेटिंग रेशियो वाला तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यहाँ से लेंगे और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेंगे यहाँ से। तो इन दोनों का टोटल करेंगे, डिवाइड नेट सेल से करेंगे एज इट इज़, और इनटू में 100 हो जाएगा। तो ये हमारे फॉर्मूलेज हो गए नेट प्रॉफिट प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। अब हमारा फॉर्मूला है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के बेस पर जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज हैं वो दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, सेकंड है रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड। जो रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड है उसमें काफ़ी सारे फॉर्मूलेज हैं जिनको हम आगे डिस्कस कर लेंगे, लेकिन अभी फर्स्ट फॉर्मूला है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। यहाँ रिटर्न वर्ड का मतलब है इनकम, कैपिटल एम्प्लॉयड पर होने वाली इनकम। तो रिटर्न यानी कि प्रॉफिट किस पर हो रहा है, कैपिटल एम्प्लॉयड पर। तो इसी से ही हमारा फॉर्मूला बन जाता है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, इनटू में 100 कर दिया परसेंटेज के लिए। अभी नेट प्रॉफिट तो चलो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि कैसे कैलकुलेट होता है, लेकिन ये कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है। कैपिटल एम्प्लॉयड को डेराइव करने के दो फॉर्मूलेज हैं, एक तो बैलेंस शीट के ही एसेट साइड के बेसिस पर, दूसरा बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड के बेसिस पर। फर्स्ट फॉर्मूला है एसेट साइड की बेसिस पर, जिसमें है फिक्स एसेट्स प्लस करंट एसेट माइनस में करंट लायबिलिटी। बहुत सारे बच्चों के माइंड में आता है कि फिक्स एसेट भी ले ली, करंट एसेट भी ले ली, क्यों ना हम एसेट साइड का टोटली ले लें, क्यों अलग अलग कैलकुलेशंस को बढ़ाएं, क्योंकि कई बार बहुत सारी टर्म्स गिवन होती हैं, कैलकुलेशन लेंथी हो जाती है। लेकिन नहीं, हमें टोटल नहीं लेना है, हमें फिक्स एसेट्स देखनी है, करंट एसेट्स देखनी है, उनका टोटलिंग करना है और उसमें से करंट लायबिलिटी माइनस करना है। क्यों ऐसा करना है हमें, क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड की कैलकुलेशन करते टाइम हम इन्वेस्टमेंट को इंक्लूड नहीं करते। इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट जो बिजनेस के बाहर की गई है, लाइक जो भी हमने शेयर्स में कंपनी के बाहर पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, वो इन्वेस्टमेंट इसमें इंक्लूड नहीं करते। हाँ, लेकिन आपको इतना पता है कि करंट एसेट्स में शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ आती हैं, तो वो तो करंट एसेट में रहेंगी ही रहेंगी। इनके अलावा अगर अलग से इन्वेस्टमेंट गिवन है तो हम उनको इंक्लूड नहीं करेंगे। दूसरा एसेट साइड पर कुछ फिक्टिशियस एसेट्स होती हैं, लाइक प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, शेयर इशू एक्सपेंसेस, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स, डिबेंचर्स, शेयर पर तो होता ही नहीं है डिस्काउंट, तो डिबेंचर का डिस्काउंट हो गया। इस टाइप से बहुत सारे खर्चे हैं जो फिक्टिशियस एसेट्स के रूप में काउंट होते हैं, तो उनको भी इंक्लूड नहीं करना आपको, ठीक है। अगर हम दूसरा फॉर्मूला देखें तो वो है लायबिलिटी साइड के बेस पर, उसमें हम लेते हैं शेयर कैपिटल, चाहे वो इक्विटी हो चाहे वो प्रेफरेंस हो, रिजर्व एंड सरप्लस, इसमें सभी टाइप के रिजर्व, सभी टाइप के प्रॉफिट्स आ जाएंगे। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ मतलब लॉन्ग टर्म लोन्स, डिबेंचर्स, माइनस करेंगे इन्वेस्टमेंट, क्योंकि मैंने बोला कि इन्वेस्टमेंट इंक्लूड नहीं होनी चाहिए, तो क्योंकि लायबिलिटी साइड के टोटल में तो वो इंक्लूड होती है, तो माइनस करेंगे। एज इट इज फिक्टिशियस एसेट्स भी क्या कर देंगे, माइनस। तो ये दोनों चीज़ें हमें माइनस करनी है। अब देखिए, अगर मैंने इन्वेस्टमेंट को इंक्लूड नहीं किया तो क्या प्रॉफिट में मैं इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट को इंक्लूड करूंगी, तो ऑब्वियस सी बात है वो भी नहीं होगा। अगर इन केस वो ऐड है तो हम क्या कर देंगे उसको, माइनस, इफ़ ऑलरेडी इंक्लूडेड। लेकिन अगर इंक्लूड ही नहीं है तो आपको कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मोस्टली क्वेश्चंस में जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो कैपिटल एम्प्लॉयड पर कैलकुलेट की जाती है, लेकिन कभी क्वेश्चन में कह दिया जाता है कि आप एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड के बेस पर निकालें। आपको पता है एवरेज कैसे निकालते हैं, ओपनिंग प्लस में क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। लेकिन अगर ओपनिंग इन्वेस्टमेंट कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ना हो तो उस केस में हमें पता है कि हम क्लोजिंग को ही मान लेते हैं। हम अब तक यही बात डिस्कस करते आए हैं कि क्लोजिंग को ही मान लेंगे, लेकिन ऐसा यहाँ नहीं होता। कैपिटल एम्प्लॉयड एवरेज कैसे निकलती है,
क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड या कैपिटल एम्प्लॉयड बोल लीजिए, माइनस में करेंगे हाफ ऑफ करंट ईयर्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। आई थिंक अपने सेकेंड ईयर में वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स वाले चैप्टर में भी ये चीज़ की हुई है, तो थोड़ा सा आपको माइंड में रहेगा। तो माइनस करेंगे हाफ ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट आफ्टर